वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में। और हम लाइट चैप्टर जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। सोर्स ऑफ लाइट्स पढ़ लिया था, उसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मीडियम्स पढ़े थे, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉस पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इमेज क्या होता है, हम लोगों ने मिरर्स देखे थे, मिरर्स के टाइप्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मिरर्स पढ़े थे, कुछ जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, रे डायग्राम्स पढ़े थे, यूजेस पढ़े थे हम लोगों ने, मिरर फार्मूला पढ़ा था। और उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और हम लोगों ने एग्जांपल्स को पढ़ा। फिर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उससे रिलेटेड जो हमारे एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ में, जैसे मिराज इफेक्ट, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये सारे हमने पढ़े। फिर हमने लेंस देखा था। अब हम लोगों को लेंस के टाइप्स भी पढ़ लिए थे हम लोगों ने। अब हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि उससे रिलेटेड है, उन डेफिनेशन को पढ़ेंगे हम लोग। उसमें क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था वो क्या था आपका, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था एक्चुअल में, कि जहाँ से जो ये आपका जो स्फेयर होता है वो क्या होता है, जो आपका स्फेयर होता है वो क्या होता है, एक इमेजिनरी कर्व स्फेयर का एक पार्ट होता है। तो जो हमारा मिरर हमने पढ़ा था वो एक इमेजिनरी स्फेयर का क्या होता है, पार्ट। तो वहाँ पर हम क्या पढ़ते थे कि जो ये सेंटर होता था ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, उसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये मिड पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होता था इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे भी हम अगर हम बात करेंगे तो वही, तो जब हम लेंस की बात करते हैं तो लेंस कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देता है। एक लेंस आपका ऐसे और एक बेसिकली ऐसे लेंस होता है। तो ये आपका कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है आपका, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस अगर देखे जाए तो इसमें दो कर्व पार्ट है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, दिख रहा है। अगर ऐसे ही आप इसमें भी देखेंगे तो इसमें भी सेम है, इसमें भी देखेंगे तो आप सेम है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है वो जो लेंस होता है उसका दो कर्व पार्ट्स होते हैं। तो उन दोनों स्फेरिकल कर्व पार्ट के जो सेंटर्स होंगे आपके वो क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें दो होंगे, C1 और C2, ठीक है। सेम इधर भी ऐसे ही C2 और C, क्लियर। बट अगर हम बात करते हैं तो डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम। तो जैसे इस तरीके से ये आपको दिख रहा है ये लेंस, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। स्फेरिकल पार्ट बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है इससे पहले यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ना होकर 2f1 हो जाएगा, यानी कि फोकस का डबल। सेम यहाँ पर भी एक f1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये 2f1 हो जाएगा। इस साइड इसमें क्या आ जाएगा, एक 2f2, इधर भी ऐसे ही इसमें आएगा क्या, 2f2, बीच में यहाँ पे f2, और यहाँ पे भी आपका एक f2। अब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 की जो डिस्टेंस होगी यही आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ से जो एक्सिस पास होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या होते हैं, दो होते हैं इसमें, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, तो जो नॉर्मल वाला होता है वही फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है, कि अगर कोई भी पैरेलल रेज आ रही हैं, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से सारी रेज निकल कर क्या हो जाएं, लेंस पे पड़ने के बाद पैरेलल हो जाएं, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस। या फिर जो रेज आ रही हैं उनका जो इमेजिनरी पॉइंट हो, मीटिंग पॉइंट, वो कहाँ हो, एक्सिस पे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ऐसे ही सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस में क्या होगा, पैरेलल आ रही होंगी लेंस कॉन्वेक्स लेंस में, और वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। सेम पैरेलल इधर आ रही हैं, ऐसा फील होगा कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं। तो ये आपका क्या है, फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी फोकल लेंथ होगी f2 से लेकर ऑप्टिकल सेंटर पर, ठीक है। फोकल प्लेन क्या हो जाएगा, कि जिस प्लेन से फोकस और परपेंडिकुलर, वो प्लेन जो फोकस और परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन। एपर्चर क्या होता है, जो कर्व एरिया होता है आपका, जो कर्व एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, तो जो कर्व एरिया होता है वो क्या कहलाता है हमारा, एपर्चर। क्लियर है। तो यहाँ पर हम कुछ रे डायग्राम्स देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए कुछ रे डायग्राम है, और यहाँ पे कुछ आपके कॉनकेव लेंस के लिए है। तो कॉनकेव लेंस के लिए वही हैं जो कॉन्वेक्स मिरर के लिए थे, जैसा नेचर हम देखते थे वहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए है ये वैसा ही नेचर आपको देखने को मिलेगा जैसा उसमें कॉनकेव मिरर में था। तो देखिए पहला केस क्या था, रियल इन्वर्टेड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड कहाँ था, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे बनती थी। फिर क्या हम आ गए बियॉन्ड 2f1, यानी कि इन्फिनिटी और
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इमेज कहाँ मिलती थी हमें, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेचर क्या था, रियल इन्वर्टेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, सेम साइज का बनता था ऑब्जेक्ट, बट रियल इन्वर्टेड बनता था। तो ये इसका जस्ट अपोजिट F2 और F2 पे इमेज बन रही थी, तो F1 और 2F1 पे रखेंगे तो बियॉन्ड 2F2 बन जाएगी। फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे। फिर आपका बिटवीन लेंस एंड फोकस आ जाएगा, तो ये ऑन सेम साइड ऑफ द लेंस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस का, तो कॉन्केव लेंस में हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज रहती है। इसमें भी अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, और अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर बनेगी। क्लियर है, तो ये डायग्राम्स आपको आने चाहिए। तो इससे क्या रहता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में नहीं होगी, इससे रिलेटेड एक दो डायग्राम आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की, तो जो लेंस फार्मूला है आपका यहाँ पर, ये क्या है आपका 1/v-1/u=f। अगर बात करें मिरर की, मिरर फार्मूला जो होता है 1/u+v लिखते हैं उसमें, उसमें कोई प्लस माइनस का नहीं है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे v पहले होता है, माइनस u के साथ होता है, तो ध्यान रखिएगा। मैग्नीफिकेशन बाई लेंस, तो यहाँ पे भी जो फार्मूला होता है m=hi-hi/h और m=v/u, उसमें क्या होता है आपका -v/u। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, यही आपका डिफरेंस क्रिएट करता है। फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस, तो आपने क्या मिरर की पावर पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ लेंस हम पढ़ते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, यानी कि लाइट को डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की जो कैपेसिटी होती है वही आपका पावर ऑफ लेंस है। कई बार कई लोगों की आंखों में चश्मा लगा होता है तो उसका हम पूछते हैं कि पावर क्या है, तो वो पावर एक्चुअल में चश्मे का नहीं, जो उसमें लेंस यूज होता है उसका होता है, कि आपको पास का नहीं दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, तो वो यहाँ पे आता है P क्या होता है 1/f, जहाँ f की वैल्यू किस में रखते हैं मीटर में। इसकी जो SI यूनिट होती है डायोप्टर होती है। याद रखेंगे कि कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव है तो पावर भी सेम होगी। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, तो अगर हम बात करते हैं कि टू लेंसेज दिए हैं, एक जैसे मान लीजिए ऐसे, और एक लेंस और इसमें जुड़ा हुआ है, दो लेंस जुड़े हुए हैं, मान लीजिए एक लेंस ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कॉन्केव लेंस है और एक और मान लीजिए लेंस जुड़ा हुआ है यहाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन लेंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है ना। एक ये देखिए दिख रहा है 1 2 3, तो अगर मान लीजिए इसका पावर 5 डायोप्टर है, इसका -2 डायोप्टर है, इसका 4 डायोप्टर है, तो इसकी टोटल पावर क्या हो जाएगी, तो टोटल पावर सिंपल अल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो सिंपल अल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि इसको सिंबल के साथ, साइन के साथ सिंपली ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 डायोप्टर आ जाएगी, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 7 डायोप्टर। अब अगर हम बात करते हैं कि फोकल लेंथ के फॉर्म में लिखना है, तो फोकल लेंथ के फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/f=1/f+1/f2+1/f3। अब फोकस लेंथ भी सेम आएगी, प्लस में हो तो प्लस में और माइनस में है तो माइनस में। अब फिर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस जो यूज़ करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फिर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स, कैमरा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइनोकुलर्स, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इमेज देखने के लिए पर्सन जो कंसिडर होता है कॉन्केव लेंस आर यूज इन द पीप होल्स, तो जो कॉन्केव लेंस होता है वो हम देखते हैं दरवाजों में स्पाई ग्लास जो लगाते हैं होटल रूम्स में, कौन आया बाहर, तो वहाँ पे देखने के लिए हम लेंसेज का यूज़ करते हैं। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं प्रिज्म की, तो एक्चुअल में प्रिज्म क्या होता है हमारा, प्रिज्म एक ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम नहीं है तो मैं वही देख रहा था। तो प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट, ऐसे ऐसे देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर प्रिज्म होता है। तो इस प्रिज्म में क्या हम देख सकते हैं कि इधर से ऐसे और ऐसे लाइन आपको देखने को मिलेगी, कि यानी कि अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने ट्रायंगुलर सरफेस हैं, तो 2 ट्रायंगुलर सरफेस है। देखिए एक 1 ये दिख रहा है एक सामने, और 3 लेटरल सरफेस है, 3 एक इस साइड 4 और एक ये बॉटम में 5। तो हम कह सकते हैं कि 3 रेक्टेंगुलर सरफेस रहते हैं और 2 ट्रायंगुलर बेस रहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये आपका क्या होता है कि प्रिज्म होता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और कैसे बाउंड होता है, लेटरल सरफेस से बाउंड होता है, एटलीस्ट 2 लेटरल सरफेस से, और एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन रहते हैं, और इसी एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना अकर होता है, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है कि जब भी कोई लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होती है तो ये अपने स्पीड वेरिएशन की वजह से 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। इसका जो याद करने का तरीका होता है विवग्योर नीचे से ऊपर की तरफ, जिसमें ऊपर जो वेवलेंथ है वो सबसे हाई है और नीचे क्या है वेवलेंथ सबसे कम। तो इसी के जस्ट अपोजिट फ्रिक्वेंसी क्या होगी, ऊपर सबसे कम होगी
और नीचे क्या होगी सबसे हाई, सॉरी, तो सबसे ऊपर यहाँ पे क्या होगी सबसे ज़्यादा होगी, सॉरी, ठीक है। तो ये विव गिवर हम याद करते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है आपका, रेड। तो ये जब पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, जब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो लाइट रेज जो होते हैं डिफरेंट कलर होते हैं, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होती है, डिफरेंट एंगल पे वो बेंड हो जाते हैं। रेड लाइट जो होती है मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो रेड लाइट है उसका डेविएशन बहुत कम हुआ है, लेकिन वायलेट का ज़्यादा हुआ है। तो जो ज़्यादा डेविएट कर रही है वो कौन सी है आपकी, वायलेट, और जो कम डेविएट करती है वो आपकी है रेड। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट, द रिफ्लेक्टेड लाइट गिव्स द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अ रोज अपीयर्स रेड व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड कलर। तो वो रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ रेड कलर को, इसलिए हमको रेड दिखता है। सेम रोज इज व्यूड इन ग्रीन लाइट, इट अपीयर्स ब्लैक बिकॉज इट अब्जॉर्ब ग्रीन लाइट एंड रिफ्लेक्ट्स नो कलर ऑफ लाइट। तो रोज हमको ग्रीन लाइट में कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देने लगता है। फिर हम बात करते हैं रेनबो की, तो रेनबो भी फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, बट ये कैसा फॉर्मूला है, नेचुरल स्पेक्ट्रम फार्मूला है कि जब बारिश का मौसम होता है, जब बादल होते हैं ऐसे, तो जो पानी की ड्रॉपलेट होती हैं वो एज अ प्रिज्म की तरह वर्क करती हैं, और जब उन पर सन रेज पड़ती हैं तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाते हैं। और वही आपका जो डिस्पर्जन फिनोमेना आकर होता है, जिसकी वजह से आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। और यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे ये फिनोमेना अकर्ड होता है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ कि ये आपकी वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से ऐसे सन रेज आती है वाइट लाइट। अब देखिए ये है आपका इसका नॉर्मल। हम बात करते हैं कि जब भी कोई लाइट रेज मीडियम चेंज करती है तो क्या हो जाता है, वो आपका फिनोमेना चेंज करती है और वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए डेविएट हो गई। अब फिर हमने पढ़ा था कि जब डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है तो वो आपकी लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पे। अब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसके बाद ये फिर से यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐसे नॉर्मल है, तो यहाँ से ये अपना क्या करती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। तो इस तरीके से ये जो आपका फॉर्म होता है ये 7 कलर्स में रेनबो फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो फिनोमेना है वो कौन कौन सा है, डिस्पर्जन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और यहाँ पर देखते हैं तो इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपसे कोई पूछे कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप ये तीनों ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, रेड, ग्रीन, ब्लू जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, येलो, मैग्नेटा, साइन जो होते हैं ये आपके सेकेंडरी कलर्स होते हैं। रेड ग्रीन मिलाते हैं तो येलो बनता है, रेड ब्लू मिलाते हैं मैग्नेटा बनता है, और ग्रीन ब्लू मिलाते हैं तो हम सियान बनता है, जिसको हम पिकॉक ब्लू भी कहते हैं। क्लियर है। रेड ग्रीन मिलाएंगे तो आपका येलो, रेड ब्लू मिलाएंगे तो मैजेंटा, ग्रीन ब्लू मिलाएंगे तो श्याम। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात करें तो वाइट आते हैं, रेड सियान मिलाइए, रेड मैग्नेटा मिलाइए, ग्रीन मैग्नेटा मिलाइए, ब्लू येलो मिलाइए, वाइट मिलाइए। फिर हमारा जो नेक्स्ट फिनोमेना आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे यहाँ जो सर थे सीवी रमन सर, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। तो कहीं ना कहीं ये भारत के एक साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लाइट रेज को ऐसे एब्जॉर्व करता है और फिर हर एक डायरेक्शन में स्प्रेड कर देता है। क्लियर है, क्लियर है। इसी को क्या कहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो प्रोपोर्शनल होती है वो इन्वर्सली होती है वेवलेंथ के 4th पावर के। रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग इसको हम कहते हैं। क्लियर है। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। यानी कि जितना टाइनी पार्टिकल्स होगा, फाइन पार्टिकल्स होगा, वो सिर्फ ब्लू लाइट को ही स्कैटर कर पाता है। जो हैवी पार्टिकल्स होगा वो रेड लाइट को भी करता है। क्लियर है। तो इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट। फिनोमेना कौन कौन से होते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा कई बार, लाइट रेज जो आपको वेड वेदर में जैसे बादल रहते हैं उनके बीच से जो शन रेज निकल के दिखाई देती हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में, तो वो जो आपको शेडो दिखाई देता है, या कभी कभी विंडो से कोई स्पाई ग्लास से आपको कुछ लाइट आती दिखाई देती है, उसमें कुछ पार्टिकल मूव करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू क्यों दिखता है, तो ये भी किसकी वजह से होता है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, तो सनराइज और सनसेट के टाइम पे आपको जो कलर दिखता है वो रेडिश कलर दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि रेडिश कलर इसलिए दिखाई देता है, नियर द हॉरिजन जो होता है वो एटमॉस्फेरिक लेयर बढ़ जाती है, और एटमॉस्फेरिक लेयर की बढ़ने की वजह से लाइट का मोस्टली पार्ट स्कैटर हो जाता है, और एंड तक हमारे कौन सी कलर पहुंच पाता है, लॉन्गर वेवलेंथ का, जो कि रेड कलर का होता है और हमें रेडिश दिखाई देता है। क्लियर है।
रेड लाइट यूज इन डेंजर सिग्नल, डेंजर सिग्नल में रेड लाइट का यूज़ भी इसी वजह से करता है क्योंकि वो लॉन्गर वेवलेंथ का होता है और हमारे आंखों को दूर से ही दिख जाता है। फिर हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, एक दूसरे से मिक्स हो जाती हैं, तो द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज नॉट यूनिफॉर्म, तो उससे जो बनती है रिजल्टेंट वेव वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। अब जो द इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपर पोजिशन गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और इसमें क्या होता है मैक्सिमम किसी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी होती है, किसी किसी पॉइंट पर कम होती है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, सोप बबल जो हम देखते हैं उसमें कई सारे कलर दिखने लगते हैं, केरोसिन जो होता है आपका वाटर पे स्प्रेड हो जाता है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करते हैं, होलोग्राम जो टेक्नोलॉजी हम देखते हैं वो भी आपका क्या है, इसी पे बेस्ड है। फिर हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द शार्प कॉर्नर्स, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर हम पोलराइजेशन की बात करते हैं, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रहते हैं परपेंडिकुलर रहते हैं एक दूसरे के, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। तो देखिए पोलराइजेशन का जो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं कि जो कई जगह जो हेडलाइट्स होती हैं वो इस तरीके से डिसाइड की जाती हैं कि उनकी जो लाइट है वो इधर उधर डिफरेंस क्रिएट ना करे ताकि सामने से आने वाली गाड़ी को प्रॉब्लम ना हो। पोलराइड्स क्या होते हैं, इज अ चीप कॉमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो टॉर्मेलाइन जो एक इक्विपमेंट होता है इज अ नेचुरल पोलराइजिंग मटेरियल, ठीक है। पोलराइज में क्या होता है, जिस जो अनपोलराइज लाइट जिस पे इंसिडेंट होती है उसे पोलराइजर कहते हैं, जिस पे पोलराइज लाइट इंसिडेंट होती है उसे एनालाइजर कहते हैं। तो यूजेस ऑफ पोलराइज सन ग्लासेस में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल पोलराइज में विंडशील्ड में यूज़ करता है, विंडो पैंस में यूज़ करते हैं हम लोग। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ह्यूमन आई क्या है कि जो होगी हमको पूरे इन्वायरमेंट को देखने के लिए मदद करता है हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एक कैमरे की तरह है, इसमें एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जहाँ पे इमेज फॉर्म होती है, उसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है ना। द आई लेंस इज अ कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, उसमें कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, और ये ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल मटेरियल का होता है, जेली की तरह, ठीक है, जो कि प्रोटीन से बना होता है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं कॉर्निया, तो जो व्हाइट वाला पार्ट होता है आपकी आंखों में उसे हम कॉर्निया कहते हैं, वही आपका क्या है, ह्यूमन आई, ठीक है ना। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द सरफेस ऑफ द आई बॉल, जिसकी वजह से क्या होता है, एक हमको जो सरफेस बल्जिंग दिखाई देता है उसी को हम आई बॉल कहते हैं। द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली जो उसका डायमीटर रहता है दैट इज 2.3 सेंटीमीटर। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग इन अकर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट आपकी रिफ्रैक्ट होती है वो कहाँ हो जाती है, कॉर्निया में हो जाती है। क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें तो क्रिस्टलाइन लेंस मर्ली प्रोवाइड द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस। आइरिस क्या होता है, एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जो कि सपोर्ट करता है प्यूपिल को। प्यूपिल क्या होता है, इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो यही एक डिसाइड करता है कि कितनी लाइट आपकी आंखों में जानी चाहिए कितनी नहीं जानी चाहिए, यानी कि ये मेंटेन करता रहता है आंखों का। द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिन, वो क्या करता है, आपका रियल इमेज बनाता है आई लेंस। रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, उसमें बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो कि एक्टिव हो जाती हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं। तो ये इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ भेजे जाते हैं, ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और वो इंटरप्रेट करता है सिग्नल को और वो उसकी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेता है। फिर हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। तो पावर क्या होता है, पावर हमारी जो आंखों के फोकल लेंथ एडजस्टमेंट होती है अपने आप, तो द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ ऑफ फॉर वेरियस डिस्टेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी आप दूर का भी देख सकते हैं, पास का भी देख सकते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, रात में भी देख सकते हैं। तो ये जो एडजस्टमेंट होता है, यानी कि आप कभी कभी दिन से आएँ अंधेरे कमरे में तो आपको थोड़ी देर तक कुछ नहीं दिखता, या दिन अंधेरे से उजाले में जाएँ तो थोड़ी देर तक आपको एडजस्ट करने में दिक्कत होता है। तो ये जो एडजस्टेबिलिटी है इसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही। फिर हम बात करते हैं फार पॉइंट ऑफ द आई, तो ये हमारा जनरली क्या होता है कि फार पॉइंट जो माना जाता है दैट इज इन्फिनिटी नॉर्मल आइज के लिए, बट जो नियर पॉइंट होता है दैट इज अ 25 सेंटीमीटर, माना जाता है कि मोस्टली 95 सेंटीमीटर तक आपको दिखना चाहिए। कई बार हमारे क्वेश्चन होता है जब एक आंख से दिख सकता है तो दो आंख की क्या जरूरत है, तो ह्यूमन आइज की जो आंखें होती हैं वो 150 डिग्री से एक ही आंख से देख सकते हैं, ठीक है ना। 180 डिग्री किससे देख सकते हैं, टू आइज से, क्योंकि अगर आप देखेंगे एक बंद करके तो आपको इतना ही दिखाई देगा, ठीक है ना, इधर वाला बंद करेंगे तो इतना दिखाई देगा। तो इसलिए हम पूरा एरिया कवर कर पाए, बार बार इधर या ऐसे मूव ना करना पड़े, इसलिए हम जो कुछ एनिमल्स होते हैं प्रे एनिमल्स उनके पास टू आइज पोजीशन होती हैं, बट उनके पास एक ही व्यू होता है दिखने के लिए, और उनके उनको किसी ना किसी अदर से खतरा भी रहता है, डेंजर रहता है, तो वो दो आँखें दी जाती हैं जिनकी वजह से उनके पास जो लार्ज एरिया कवर होता है ताकि वो अपने शिकार को पहचान सकें। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन।
तो फर्स्ट वन जो आता है मायोपी, इसको हम क्या कहते हैं, नियर साइटनेस, यानी आपको सिर्फ पास का ही दिखेगा, आप दूर का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्लियरली नहीं देख सकते। इसके पीछे कुछ रीज़न है। क्या डिफेक्ट होता है कि जैसे-जैसे हमारा जो होता है पर्सन का जो डिफेक्ट होता है, वो फार पॉइंट जो होता है वो नियरर हो जाता है। इन्फिनिटी तक देख सकते थे, फिर उसका हो जाएगा 1 किलोमीटर तक दिखेगा, फिर 500 मीटर तक ही दिख सकता है। ऐसे करते-करते वो हमारा क्लोज़र आता चला जाता है। तो ये क्यों होता है? डिक्रीज़ेज़ इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब क्यों हो जाती है उसकी लेंथ, फोकल लेंथ? या तो कर्वेचर लेंस का बढ़ जाता है, या जो आई बॉल है वो इलॉन्गेट हो जाती है। ठीक है ना? तो आई बॉल इलॉन्गेट होने से क्या हो जाता है कि उसका जो लेंस का फोकल लेंथ है वो कम हो जाता है। ठीक है ना? जैसे कि सपोज़ कि ये जो आँख है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखती है। तो यहाँ से जो आपका लाइट रेज़ आना था यहाँ से, ठीक है? तो उसका फ़ोकस यहाँ पे होना था। बट डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, या तो ये आपका एक्सेसिव कर्वेचर कर्वेचर ऐसे बढ़ जाएगा, जब कर्वेचर बढ़ जाएगा ये ऐसे, तो ये इसका ऐसे सरफेस आ जाएगा, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना? बट अगर इसका इलॉन्गेशन बढ़ जाएगा ऐसे, तो फोकस यहाँ तो नहीं जाएगा, तो यहीं रहेगा, तो इसकी वजह से हमारा जो फार्दर पॉइंट होता है वो पास हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज जो होती है कहाँ बन जाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। इसी की वजह से आपको एक लेंस यूज़ चाहिए कॉनकेव लेंस। पहले बन जा रही है कि मतलब लाइट रेज़ आपकी इसी पॉइंट पर आ जा रही हैं सारी। और जब इसी पॉइंट पे आ जाएँगे तो इसी को हम क्या कहेंगे, फ़ोकस। अब फ़ोकस पहले बन जा रहा है यानी लाइट रेज़ को जल्दी कन्वर्ज कर दे रहा है, होना कहाँ चाहिए, यहाँ पर। तो कन्वर्जिंग पावर इसकी ज़्यादा है, तो इसमें डाइवर्जिंग लेंस लगाएँगे। डाइवर्जिंग लेंस कौन-सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस कौन-सा होता है? कॉनकेव लेंस। तो सूटेबल पावर का जितना भी रिक्वायर्ड होता है वो आप डॉक्टर से सजेस्ट करके उतने लेंस का यूज़ करिए। फिर आता है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, फार साइटनेस, दूर का दिखता है सिर्फ़, यानी कि जो आपका नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। आपको पास का दिखने धीरे-धीरे बंद हो जाता है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो फ़ोकस होता है वो आपका फ़ोकल लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? फ़ोकल लेंथ आई इज़ टू लॉन्ग, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या तो आई बॉल जो होता है या तो इससे छोटा हो जाता है, या फ़ोकल लेंथ इसकी बाहर आ जाती है, दूर बनती जाके। इसको करेक्ट करने के लिए कौन-सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया क्या होता है? ऐज के साथ-साथ पावर ऑफ एक्कोमोडेशन उसमें कम हो जाती है, यानी कि लेंस जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो रहा था, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अब बंद हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हम इसको दूर करने के लिए कौन-सा यूज़ करते हैं? बाइफोकल लेंस यूज़ करते हैं। यानी कि अपर पोर्शन जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस का रहता है और लोअर पोर्शन जो रहता है वो आपका कॉनकेव का रहेगा। आई प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, तो ये तो आपका जनरली पता ही है। फिर विजुअली चैलेंज्ड, तो सम पर्सन हैव विजुअली इम्पेयर्ड, सम ऑफ देम कांट सी। तो कई सारे लोगों को सिर्फ टच और वॉइस से ही पता चलता है कि क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हो तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप आते हैं, जिसमें हम किसी भी जो इमेज है उसको हम बहुत लार्ज कर सकते हैं, छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट का। इसमें क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, स्मॉल फोकल लेंथ के कई सारे लेंस लगे होते हैं इसमें सेटअप में। ठीक है, तो इसी को हम यूज़ करते हैं फिंगरप्रिंट प्लेन लाइंस में यूज़ करने के लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है ये 2 कोएक्सियल कॉन्वेक्स लेंसेज में होता है। एक ऑब्जेक्टिव के नियर होता है और दूसरा जो हमारा इमेज जहाँ पे बनेगा उसके पैस। तो जहाँ पे आँख रखते हैं और एक जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये 2 टाइप के लेंस रहते हैं, ठीक है ना? तो ये कंपाउंड होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें क्या होता है, इसे हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसमें डिस्टिंक्ट इमेज जो होती है हेवन बॉडी की, यानी कि जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं उनकी जो हम है बहुत बड़ी-बड़ी इमेज देख सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप जो होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का इम्प्रूवमेंट है। तो इसमें अच्छी क्लियर, बहुत क्लियर इमेज देखने के लिए हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही महँगा आता है, ठीक है ना? क्लियर है? इन कैलियोडोस्कोप 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल ब्रीथ आर अटैच्ड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन 2 मिरर्स इज 60। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक पेरिस्कोप आता है, जैसे कि वो मिरर के यूज़ के लिए रहता है। वैसे यहाँ पे क्या रहता है, 3 रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर रहते हैं, एक दूसरे के पास रखे रहते हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे कनेक्ट रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये मिरर एक थिक पाइप में लगा दिए जाते हैं। क्लियर है? तो जब हम पाइप को मूव करते हैं तो कहीं न कहीं ग्लास और इमेज जो होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये लाइट चैप्टर था जिसमें जो हमें इम्पोर्टेंट लग रहा था वो मैंने आपको कवर कराया। और अभी जो भी डाउट रहेगा हम उसका टॉपिक वाइज़ वन बाय वन अलग-अलग कवर करते रहेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट। जय हिंद।